हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, वो चाहे कहीं भी पब्लिश हुआ हो, चाहे डाउन टू अर्थ का हो, चाहे पीआईबी का हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का हो, चाहे द हिंदू का हो, इकोनॉमिक्स टाइम का हो, कहीं का भी हो, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हम उसको कवर करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर होते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल करंट अफेयर आप जिसको कह सकते हैं। कुछ वैसे करंट अफेयर होते हैं जो डायरेक्टली आपसे वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा स्टेट पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं प्री के, उसमें भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो रहती है पूरी। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है, कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है या कोई और इशू नहीं होता, तो ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसके अलावा इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये एक न्यूज है, यहाँ पे 4 लोग को अरेस्ट कर लिया गया है। किस लिए? तो यहाँ पे एससी समुदाय के एक व्यक्ति थे, इनका नाम था राजेंद्र चमार। इनको असॉल्ट करने के लिए, इनका उत्पीड़न करने के लिए। अब यहाँ पे मुद्दा क्या देखिए, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का। कहाँ पे? तो सोनभद्र जिले में ये घटना निकल करके सामने आई है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। यहाँ पे हुआ क्या है कि राजेंद्र चमार जो है, इनसे अपना जूता साफ करवाया गया। यानी कि इनसे कहा गया कि आप मेरा जूता चाटिए। अब यहाँ पे आप सोच देखिए, चाहे वो आप हो, मैं हो या कोई भी हो, यहाँ पे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये फिर यहाँ पे राजेंद्र जी की सोच नहीं बता रही है, फिर आपकी परवरिश बता रही है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपके घर वाले कैसे हैं, आपका माइंडसेट क्या है। आप एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं। और आप ये कोई पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसी घटनाएं आप देखते होंगे कि आए दिन आप कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सुनते होंगे कि एससी या एसटी समुदाय के लोगों के साथ मिसबिहेव किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। कभी उनको घोड़े पर से उतार दिया जाता है, अगर वो शादी में अपने घोड़े का इस्तेमाल करते हैं बारात ले जाने के लिए, तो उनको घोड़े पर से उतार दिया जाएगा। कभी उनको डंडे से पीटा जाएगा, कभी उनको नंगा करके टहराया जाएगा, कभी उनका मुंह काला किया जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं आपके सामने निकल करके आती हैं। देखिए, एग्जाम तो अपनी जगह यार, एग्जाम तो निकलेगा अगर आप मेहनत करेंगे, लेकिन इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं वो समाज के ऊपर एक कलंक होते हैं। आप सोच के देखिए, हम अभी भी 21वीं शताब्दी में, लेकिन अभी भी हमारी मानसिकता क्या है कि मैं ब्राह्मण हूं तो तुम मेरे नीचे रहो, तुम मेरा जूता चाटो। इस तरीके की सोच लेकर के चलना है। फिर आप सोच के देखिए कि कितनी खराब कंडीशन है। कैसे आप कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा इस तरीके की सोच लेकर के? और ये किसी भी हाल में इसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, वो चाहे कोई भी हो। इस तरीके की घटना कभी भी आती है तो आप इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, पूरी तरीके से गलत है। और यहाँ पे चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे कोई हो, यहाँ पे वो चाहे एससी हो, एसटी हो, कोई भी नॉर्मल इंसान यार, उनके किसी के भी साथ इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। हालांकि इनको अरेस्ट कर लिया गया 4 लोगों को, लेकिन आप सोच के देखिए, अब इन 4 लोगों को गिरफ्तार करने का मतलब क्या है? मतलब कोई आपको पकड़ के जबरदस्ती, भगवान न करे ऐसी कोई कंडीशन बने। बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए किसी भी एक नाम का व्यक्ति, मान लीजिए इनको पकड़ के जबरदस्ती कोई अपना जूता चटवा रहा है, कोई अपना थूक चटवा रहा है, उसके बाद आप जाके अरेस्ट कर ले रहे हैं, तो क्या ये जो इन्होंने झेला है, जो पीड़ा इन्होंने सही है, जो दर्द इनको हुआ है, जो तकलीफ इनको हुई है, जो गरिमा इनकी हनन हुई है, क्या वो चीज वापस आ जाएगी आपका अरेस्ट करने से? और ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ऐसी कोई घटना हो रही है जहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिली है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी कहीं भी आप न्यूज में देखेंगे, अक्सर ऐसी न्यूज मिल जाती है कि दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ या फिर जनजातीय समुदायों के साथ दुष्कर्म हुआ। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं। तो फिर आखिर इन पर रोक क्यों नहीं लग रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है कि राजनीतिक इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर कहते हैं ना कि पुलिस वाले चाह लें तो मंदिर के सामने से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन वो चाहेंगे कि अब यहाँ पे जो लोग करते हैं ऐसी घटनाएं, बाद में पता चलता है कि उनका किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध है, संरक्षण मिलता है उनको। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, लगभग लगभग सारी पार्टियां ये करती हैं। अब देखिए, तो अब आपके एग्जाम के दृष्टि से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तो न्यूज होगी। यहाँ पे एक मुद्दा एथिक्स में बन सकता है कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सवर्णों का बोलता है, इस तरीके की कंडीशन आपको दे दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा है कि अगर आप ऐसी हालत में होते, किसी दलित के साथ या किसी महिला के साथ या किसी बुजुर्ग के साथ, किसी बच्चे के साथ कोई उत्पीड़न कर रहा है या कोई ऐसी खराब कंडीशन में, तो आप क्या क्या स्टेप उठाएंगे? अब इनके ऊपर केस कर दिया गया, इनके ऊपर केस जो दायर किया गया उस किस एक्ट के तहत किया गया केस दायर? तो ये जो 4 लोग हैं उनके ऊपर केस दायर किया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का। इसके तहत इनके ऊपर केस दायर किया गया। उसके अलावा आईपीसी की धाराएं भी लगाई गई हैं। ये हो गया न्यूज। और आप यहाँ पे इसको एथिक्स के हिसाब से लेकर के चलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक्ट हो गया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्ट को कब पास किया गया था या कब से लागू किया गया, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1989 से 1989 से इसको लागू किया गया। ये आर्टिकल है किसानों के बारे में। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो यहाँ पे किसान संकट सूचकांक जारी किया गया, उसी के बारे में बात की जा रही है कि किसान संकट सूचकांक क्या है, कैसे जारी किया जाता है, उसके आधार क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। लेकिन इसके पहले हम समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी है। आप ये सोच करके देखिए, आप सभी आए दिन न्यूज में देखते होंगे कि किसान ने आत्महत्या कर ली,
कभी महाराष्ट्र में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में, मतलब कोई शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ पे किसानों ने आत्महत्या ना की हो। प्रत्येक वर्ष लगभग 12,000 के आसपास किसान सुसाइड कर लेते हैं। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। वही किसान जिनकी वजह से हमारे जैसे लोग जी रहे हैं, आप जैसे लोग जी रहे हैं, जो ये अन्न उत्पन्न करते हैं, अनाज उगाते हैं, वही हम लोग खाते हैं, वही शहरों में जाता है, वही ये लोग खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वही किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। वही किसान आज अपनी आजीविका सही से नहीं चला पा रहा है। वही किसान आज अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। वही सरकारी स्कूल में भेजने को लिए मजबूर है वो। तो आप सोच के देखिए कि कितनी खराब कंडीशन हो गई किसानों के साथ, कि जो पूरे देश का पेट भर रहा है, आज उसके घर वालों का खुद ही पेट नहीं भर रहा है, अपने घर वालों को कोई फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है वो। और आए दिन किसान ऋण की वजह से या तनाव की वजह से, बहुत सारे ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से ये लोग आत्महत्या कर लेते। तो ये सारे मुद्दे क्यों हैं, क्या है, किसकी वजह से किसान आत्महत्या करें, इनको रोकना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, सारी चीजें हमको ध्यान देनी चाहिए। अगर किसान ही नहीं रहेगा, अगर कृषि ही ना रहे किसी देश की, तो आप सोच के देखिए फिर हमारी क्या हालत हो जाएगी। फिर हमें चाइना, यूएसए, फिर इन सारी चीजों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, इन सारे देशों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। किस लिए? खाद्यान्न मंगाने के लिए। अब आपको याद होगा कि जब हम लोग के पास खाद्यान्नों की कमी थी, हमने यूएसए से गेहूं मंगाया था, तो यूएसए ने क्या किया था, यहाँ पे सुअरों को खाने वाला गेहूं हमें दे दिया था, हमारे यहाँ इंसानों को खाने के लिए। तो आप सोच के देखिए, जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे ना, तो ऐसे होगा। और यहाँ पे सिर्फ आप इसको अपने ऊपर लेके समझिए ना, जैसे आप किसी के ऊपर मेंटली वहां पे जाके डिपेंड है, यानी आपको लगता है यार ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हैं। या फिर आप इस तरीके से समझिए कि आपके घर पे एक ही कमाने वाला और आप सभी उसी के ऊपर डिपेंड है। तो फिर भाई जैसे वो चाहेगा आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, यानी जिसके ऊपर आप डिपेंड है वो जैसे चाहेगा आप वैसे ही रहेंगे। आप एक तरीके से उसके हाथ की कठपुतली बन के रहेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर आप कुछ बोलेंगे तो फिर वो आपसे सपोर्ट खींच लेगा, फिर आप कहाँ जाएंगे, आप फिर किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो इस तरीके से आप समझिए कि अगर हम यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन नहीं करते तो फिर हमें बाहरी देशों पे निर्भर रहना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमारी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। मान लीजिए कभी उसी देश के साथ युद्ध हो गया या कोई हमारे राजनयिक संबंध बिगड़ते हैं किसी वजह से, तो क्या होगा, वो देश सीधा सीधा हमें खाद्यान्न देने से मना कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारी जो कंडीशन होगी भुखमरी वाली हालत बन जाएगी। हम लोग किसान और सेना इन दोनों की जान कहते हैं ना, आप पढ़े होंगे कहीं सोशल मीडिया पे कि लिखा ये चीज आती है अक्सर कि किसान और सेना की जान यहाँ पे बहुत सस्ती है। तो ये मुद्दा यहाँ पे है, किसानों के बारे में बात की जा रही है, किसान संकट सूचकांक के बारे में। उसके अलावा यहाँ पे इनसे संबंधित कृषि या किसान से संबंधित कौन कौन सी पहल है उसको भी इसमें कवर किया गया है। ये सारे मुद्दे आप ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं किसान संकट सूचकांक के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों जारी किया गया है? तो इसका उद्देश्य ये है कि मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, फसल हानि या विफलता और आय के झटके के रूप में कृषि संकट को कम करना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है कि जो फसल की हानि हो जाती है, अब फसल की हानि कई वजहों से हो सकती है, जैसे कभी मानसून अच्छा नहीं रहा, वर्षा अच्छी नहीं हुई तो उसकी वजह से हो जाती है, कभी क्या होता है तूफान आ जाता है उसकी वजह से हो जाती है, कभी क्या होता है कि आप देखे होंगे गर्मियों में अक्सर ये चीज निकल करके आती है कि आग लग जाती है, तो इसकी वजह से हानि हो जाती है। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसकी वजह से हानि होती है, तो उन चीजों को कवर करना। उसके अलावा अब जब यहाँ पे फसल खराब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि किसानों की आय पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी आय भी खराब होगी। तो उसी चीज को लेकर के ये बात की जा रही है कि उनकी फसल खराब होती है तो और आय गिरती है, आय खराब होती है, तो उसके लिए क्या क्या मुद्दे है इसी को देखना, इसी को अच्छे से लेकर के चलने इसका उद्देश्य है। सूचकांक इस संकट का अनुमान लगाने का प्रयास करेगा और कहाँ कहाँ पे काम करेगा, कौन कौन से स्तर पर काम करेगा ये सूचकांक। तो यहाँ पे केंद्रीय स्तर हो गया, उसके अलावा राज्य, स्थानीय और गैर सरकारी एजेंसियों, इन सब को कवर करता है। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे से लेकर के ऊपर तक सारी इकाइयों को कवर करता हुआ चलता है, चाहे स्थानीय स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, केंद्र स्तर हो गया, सबको ये कवर करता हुआ चलता है। यानी यहाँ पे सिर्फ केंद्र के स्तर से नहीं काम करेगा, यहाँ पे स्थानीय स्तर पर भी काम करेगा। इसका फोकस विशेष रूप से कहाँ पर रहेगा, तो ब्लॉक या जिला स्तर पर इसका विशेष फोकस रहेगा, ताकि वो समय पर निवारक उपाय कर सके। यानी यहाँ पे स्थानीय स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, केंद्र स्तर हो गया, सब पे काम करेगा। लेकिन विशेषता ये कहाँ पे ध्यान देगा, तो ये ध्यान देगा ब्लॉक या जिला के लेवल पर, ताकि स्थानीय स्तर पर लेकर के काम चल सके, अच्छे से काम कर सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं संकट को ट्रैक करने की पद्धति क्या है, यानी कैसे इस संकट को ट्रैक किया जाए कि किसानों के ऊपर संकट है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे। तो पहला कदम क्या होगा, किसानों के संकट की घटनाओं पर गौर करना होगा, जैसे कर्ज अदायगी हो गया, उसके अलावा आत्महत्या से मौत हो गई, कीट हमले हो गए, सूखा हो गया, बाढ़ हो गई, प्रवासन हो गया, आदि स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, इन सारी चीजों को पहले ही देखेंगे। चाहे वो कर्ज का मुद्दा हो, ऋण का मुद्दा हो, उसके अलावा आत्महत्या का मुद्दा हो या फसल खराब होने का मुद्दा हो, तो इन सारी चीजों को पहले देखेंगे, इन सारी चीजों को कवर करेंगे, इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे। उसके बाद टेलीफोनिक साक्षात्कार आयोजित करने के लिए क्षेत्र के सीमांत और छोटे किसानों या किराएदार किसानों के संपर्क एकत्र किए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टेलीफोन जो होता है, यानी कि आप एक तरीके से समझिए मोबाइल फोन जो होता है, उसके लिए क्या किया जाएंगे, तो स्थानीय लेवल पर जो किसान है वहां पे, चाहे छोटे किसान तो सीमांत किसान हो, उनके फोन नंबर लिए जाएंगे।
यानी उनके जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज कराए जाएंगे, रजिस्टर कराए जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर ये लोग उनसे कांटेक्ट कर सकें। उसके अलावा जिसमें संकट के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे 21 मानकीकृत प्रश्न होंगे। यानी अगर कोई यहाँ पे शिकायत दर्ज कराना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो वहां पे क्या होगा, 21 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। यानी एक विस्तृत श्रेणी लेकर के चल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए पूछेंगे कि आपको, जैसे आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो पूछते हैं इसके लिए 1 दबाएं, उसके लिए 2 दबाएं, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मुद्दा बताया जा रहा है कि क्या होगा, किस कैटेगरी होगी, आप उसमें से अपनी कैटेगरी चुनिए, उसके आगे बढ़िए, और फिर अगर आप चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव से बात करिए। तो आप यही बताया। उसके अलावा 7 संकेतकों के विरुद्ध, यानी यहाँ पे कितने संकेतक लेकर के चलेंगे, तो 7 संकेतक। अब वो 7 संकेतक कौन है, हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है सूखा, बाढ़, कीटों के हमले के कारण फसल की बर्बादी या पशु मृत्यु, ये पहले संकेतक हो गया। दूसरा क्या है, ऋण। तीसरा क्या है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान और स्थानीय सरकार की अनुकूली क्षमता हो गई। चौथा क्या है, भूमि जोत एवं सिंचाई सुविधाएं। पांचवा क्या है, संवेदनशीलता, शमन और अनुकूलन रणनीतियां, जैसे मुख्य फसल खराब होने पर आकस्मिक फसल उगाना। छठा क्या है, तत्काल संकट को ट्रिगर करना, जैसे स्वास्थ्य संबंधी व्यय हो गया। सातवां क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक और प्रभाव, यानी यहाँ पे लगभग सारी कैटेगरी को कवर किया जा रहा है। यहाँ पे स्थानीय स्तर की बात की जा रही है, अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो तुरंत कम समय में और अधिक पैसा देने वाली फसल कौन सी उगाई जा सकती है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जा रही है या कोई इमरजेंसी पड़ जा रही है तो उसके लिए भी ये लोग सहायता कराएंगे। उसके अलावा सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, कोई आपदा आती है तो उससे भी आपको ये राहत दिलाएंगे। इन सारी चीजों को ट्रैक करने की बात की जा रही है। इन सारी चीजों के आधार पर ये सूचकांक जो है काम कर रहा है, इन सारी चीजों को लेकर के चल रहा है सूचकांक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सूचकांक कैसा दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि सूचकांक में कैसे वर्गीकृत किया जाएगा, सूचकांक में नंबर कैसे मिलेंगे, रैंकिंग कैसे तय की जाएगी, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। सूचकांक का अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। यानी इसका मान कहां से कहां तक हो, 0 से 1 के बीच में होगा। अधिकतम मान इसका 1 होगा, न्यूनतम मान इसका 0 होगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अलग अलग कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी कम संकट के लिए कितना अंक होगा, यानी कम संकट में किसको रखा जाएगा, तो 0 से 0.5 के बीच जिनका मान आएगा उनको कम संकट की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके अलावा मध्यम संकट की कैटेगरी में किसको रखा जाएगा, वो 0.5 से 0.7 के बीच जिसका अंक रहेगा उसको मध्यम कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके अलावा 0.7 से लेकर के इसके ऊपर जो भी रहेगा उसको गंभीर संकट को इंगित करेगा। यानी 0.7 से ऊपर जो भी होंगे उनको क्या होगा, तो इनको गंभीर संकट की कैटेगरी मानेगा और फिर इनके लिए तत्काल सहायता उत्पन्न कराई जाएगी। यदि सूचकांक गंभीर है तो यह पहचान करेगा कि 7 में से कौन सा घटक अधिक गंभीर है। यानी अगर आप 7 के ऊपर 0.7 के ऊपर चले जाते हैं सूचकांक में, तो फिर ये देखेगा कि आप यहाँ पे जो 7 घटक बताए गए आपको, इनमें से सबसे ज्यादा खराब कंडीशन में कौन है, ये चीज देखेगा। उसके अलावा किसानों के संकट में अधिकतम योगदान देता है। सूचकांक पर वर्तमान में मोबाइल या डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रूप में काम किया जा रहा है। चल रहे कार्य के पूरा होने के बाद CRIDA सूचकांक को केंद्र सरकार को सौंप देगा और इसे विभिन्न राज्य सरकारों, कृषि विभागों, ग्रामीण विकास विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं किसको किसको देंगे, राज्य सरकार, कृषि विभाग हो गया, ग्रामीण कृषि विकास हो गया, उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय, इन सबको अवेलेबल कराया जाएगा। ये सूचकांक का जो ऐप है अभी ये डेवलप हो रहा है, यानी अभी ये विकसित किया जा रहा है, पूरी तरीके से इस पे काम नहीं हो पाया, अभी ये काम में है, लगा हुआ है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एग्रीकल्चरल जो होता है यानी कि कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से तनाव हो सकते हैं, उसके आयाम क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला है रिस्क एक्सपोजर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जोखिम अनावरण, यानी जो भी जोखिम है पहले उसकी पहचान की जाए, उसके बारे में जानकारी ली जाए कि कौन सा जोखिम है, किस प्रकार का जोखिम है, इसको कैसे हल किया जा सकता है, ये बात की जा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप वहां पे अडाप्टिव कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है अनुकूली क्षमता। यानी पहले तो आप रिस्क को पहचानिए कि क्या है, कैसे है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपनी क्षमता बढ़ाइए, उसके हिसाब से अपनी क्षमता विकसित कीजिए और उसके हिसाब से काम करिए। तीसरा क्या है, सेंसिटिविटी, यानी इसका हिंदी में क्या नाम होता है, इसका नाम है संवेदनशीलता। यानी जब आपने क्षमता बढ़ा ली है, आपने क्षमता डेवलप कर ली, तो अब आपको क्या करना है, उसके लिए संवेदनशील भी होना है। ये नहीं कि मेरे पास क्षमता लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, ये नहीं करना है। चौथा क्या है, मिटिगेशन एंड एडाप्शन स्ट्रेटेजी। यानी यहाँ पे क्या कहा जाए, चौथे पॉइंट क्या करना है आपको, चौथा पॉइंट ये करना है कि शमन और अनुकूलन रणनीति बनानी है, उसको इस स्तर पर काम करना है। पांचवा क्या, ट्रिगर्स। अब इतना सब करने के बाद फिर पांचवें स्तर पर आपको क्या करना है, पांचवें स्तर पर आपको करना ये है कि अब इन सब चीजों को लागू करिए। यानी अब एक्शन का टाइम आ गया है, एक्शन मोड में रहिए। उसके छठवां क्या, सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जो भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक हैं उनको ध्यान में रखिए। उसके अलावा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसको ध्यान में रखिए, उसके स्तर पर काम करिए। अब हम देखते हैं कि किसानों के संकट को कम करने के लिए सरकारी पहलें कौन कौन सी है। तो पहला इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार, ये क्या है, ई नैम।
इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। चौथा क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। पांचवा क्या है, नीम लेपित यूरिया। छठा क्या है, 2022 के बजट में कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उसके बाद राय बंधु योजना, ये कहाँ की है, तेलंगाना की है। उसके बाद आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता कालिया योजना, ये कहाँ की है, उड़ीसा की है। कालिया योजना, इसका नाम देखिए कितना अच्छा है, कालिया। ध्यान में रखेंगे इसको, जब भी कालिया आता है तो एक चीज मुझे याद आती है, खैर जाने दीजिए उसको। यहाँ पे कालिया योजना कहाँ की, उड़ीसा की है। उसके अलावा राय बंधु योजना कहाँ की, तेलंगाना की। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके की पहलों को जरूर जोड़ेंगे, इस तरीके की पहलों को, इस तरीके के पॉइंट को आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर से इंक्लूड करेंगे। जब आप इस तरीके के पॉइंट अपने आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो आपका नंबर अपने आप बढ़ जाता है। फिर आपके लिए जो इमेज होती है ना आपकी की ये है, हाँ पढ़ने वाला लड़का, इसको जानकारी है, इस तरीके से आपकी इमेज बनती है और फिर आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसके बारे में, तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। हम कॉलेजियम सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। उसके अलावा एनजेएसी जो है उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। एनजेएसी क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये दोनों एक चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। दोनों चीजें क्या है, कैसे लेकर के चला जाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, इनकी जो जजों की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है। तो अभी जो वर्तमान में हो रही है नियुक्ति उनकी कैसे हो रही है, वो हो रही है कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसमें सीजेआई होते हैं, उसके अलावा 4 और जज होते हैं जो सीनियर जज होते हैं। ये लोग मिलकर के नाम रिकमेंड करते हैं किसी का कि इस जज को यहाँ पे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दीजिए। और जब हाई कोर्ट में किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो वहां के जज से भी राय मशवरा लिया जाता है। या जब वहां पे किसी को जज नियुक्त किया जाता है तो वहां के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनसे भी बात की जाती है, यानी इनका भी राय मशवरा लिया जाता है। तो यहाँ पे जब कॉलेजियम सिस्टम के तहत किसी को ये लोग जज नियुक्त करते हैं तो क्या होता है कि सीजेआई होते हैं प्लस 4 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये लोग किसी व्यक्ति का नाम भेजते हैं कि इनको यहाँ पे आप जज नियुक्त कर दीजिए। फिर क्या होती है, गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पर छानबीन करती है कि व्यक्ति सही है कि नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार में दोषी तो नहीं पाया गया है, कहीं और कोई मुद्दा तो नहीं। तो सारी चीजें जांच करके फिर जब गवर्नमेंट यहाँ से भेज देती है कि हाँ जांच सही है, जांच में सही पाएगा, फिर यहाँ पे मोहर लग जाती है कि हाँ ये इनको अब यहाँ पे जज नियुक्त किया जाए। लेकिन कई बार होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट के लोग, ये जज लोग जब नाम भेजते हैं किसी ए पर्सन का, अब यहाँ पे ये गवर्नमेंट को पसंद नहीं है कि ए पर्सन को नियुक्त किया जाए, या इनके खिलाफ है गवर्नमेंट क्या और कोई मुद्दा है या कुछ और संलिप्तता पाई गई किसी और चीज में, तो क्या होता है गवर्नमेंट डिले करती है। यानी जो जांच होती है उसमें गवर्नमेंट डिले करती है, 2-2 साल 3-3 साल तक नाम ही रोके रखे रहती है। तो यहीं पे ये मुद्दा गर्मा जाता है कि हमने नाम भेजा था, आपने अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। यानी जजों की नियुक्ति करने का जो अभी प्रक्रम है, जो प्रक्रिया वो क्या है, वो है कॉलेजियम सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कोई कानून नहीं है, या संविधान में इसके जजों की नियुक्ति के बारे में कोई बात नहीं की गई। यानी यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत नियुक्ति की जाती है, ना तो संविधान में इसका जिक्र है, ना ही किसी एक्ट में जिक्र है। यानी ना तो ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक प्रक्रिया है, ना ही सांविधिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आया कहां से ये, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 3 केस हैं। इनको क्या कहा जाता है, न्यायाधीश मामले। पहला क्या, तो पहला प्रथम न्यायाधीश मामला, दूसरा क्या है, दूसरा यानी कि द्वितीय न्यायाधीश मामला, तीसरा न्यायाधीश मामला। ये 3 मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्हीं के तहत ये प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम की विकसित हुई है। यानी ये जो 3 जजेस केस आए हैं, इन्हीं के माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम निकल करके सामने आया है। तब हम यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से पूरा समझेंगे, कॉलेजियम सिस्टम क्या, उसके अलावा एनजेसी क्या, ये सारी चीज हम यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आती है, कॉन्सेप्ट आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर या शक्तियों का पृथककरण। यानी यहाँ पे क्या कहा जाता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है या जो विधायिका है, इन दोनों के बीच शक्तियों का पृथककरण होना चाहिए। यानी क्यों, अगर मान लीजिए न्यायालय जो है यहाँ पे संविधान के हिसाब से न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय देना काम है, उसके अलावा विधायिका का काम क्या है, तो विधि बनाना काम है। लेकिन न्यायपालिका क्या करे कि संसद भवन में जाए और कहे कि नहीं कानून हम बनाएंगे, तो ये सही बात तो नहीं है। क्यों, क्योंकि संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है। या जैसे हमारे नेता हो गए और वो कहें कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम देंगे, तो आप सोच के देखिए क्या कंडीशन बनेगी। यानी नेता फैसले सुनाने लगेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करे, सुप्रीम कोर्ट जा करके संसद में विधि निर्माण करे, तो फिर आप सोचिए क्या मुद्दा बनेगा, कैसे देश चलेगा। फिर वही है जैसे बाकी सारे देशों में होता है, कभी यहाँ पे विरोध होगा, कभी अर्थव्यवस्था लुढ़केगी, इस तरह की कंडीशन हमारे सामने भी आ जाएगी। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को अलग अलग रखा गया सेपरेशन ऑफ पावर के तहत। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि अगर संसद कोई कानून बना रही तो सुप्रीम कोर्ट बस ये देखे कि वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं। इन आधारों पे उसको यहाँ पे अशून्य घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी, यानी उसको उसके एक्ट को निरस्त कर देगी। तो यहाँ पे जब एनजेएसी क्या था ये समझिए, कॉलेजियम सिस्टम तो आप समझ गए, उसको अच्छे से अभी हम और डिटेल में समझेंगे पूरा फैक्ट के साथ कॉलेजियम सिस्टम को। लेकिन थोड़ा सा एनजेएसी का भी ओवरव्यू ले लीजिए। एनजेएसी क्या है,
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये क्या एक एक्ट है, ये एक कमीशन है, इसको संसद द्वारा लाया गया था। अब यहाँ पे संसद क्या कहती है कि जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें हमको भी अधिकार चाहिए, यानी हमारे भी कुछ लोग वहां पे होने चाहिए, हमारे भी कुछ नुमाइंदे होने चाहिए। यानी यहाँ पे सरकार क्या चाहती थी कि जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इनके जजों की नियुक्ति में हमें भी कुछ अधिकार मिले, इसलिए एनजेसी लेकर के आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये अनुच्छेद 50 का उल्लंघन है और इस आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस तरीके से एक्ट जो है और ये संविधान संशोधन जो है ये रद्द हो गया। यहाँ पे आर्टिकल 50 क्या है, यहाँ पे आर्टिकल 50 ही कहता है, यानी आर्टिकल 50 के तहत ही ये बात कही गई कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होगा, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में नहीं जाएगी और कार्यपालिका न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं आएगी। कहाँ पे कहा गया, तो अनुच्छेद 50 में कहा गया। अनुच्छेद 50 कहाँ का, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी के आर्टिकल पूरे कहाँ से कहाँ तक आते हैं आप लोग बताएंगे, और डीपीएसपी संविधान के कौन सा भाग में आता है, भाग 4 में आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे संविधान में जजों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया बताई गई थी वो क्या बताई गई थी, यहाँ पे बताई गई थी अनुच्छेद 124 2 के तहत और 217 1 के तहत। यहाँ पे क्या बताया गया था, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और इसके तहत हाई कोर्ट, इन दोनों के जो जज होंगे इनको कौन नियुक्त करेगा, इनको नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा। और यहाँ पे किसकी सलाह से करेगा, तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी जोड़ा गया था कि जो CJI होंगे इनकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के CJI जो होते हैं, CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर कोई सलाह भेजते राष्ट्रपति को, कोई ये आदमी का नाम ये आदमी है, इसको जज नियुक्त करना है, तो यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट जो थे वो यहाँ पे बाउंडेड नहीं थे या यहाँ पे बाध्य नहीं थे कि जो नाम भेजा गया है उसी को यहाँ पे नियुक्त करें। लेकिन फिर क्या होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम लेकर के आती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम और उसके अलावा एनजेसी के बारे में। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो कॉलेजियम सिस्टम एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके तहत क्या किया जाता है, तो जजों की नियुक्ति की जाती है और उनका स्थानांतरण भी किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यानी यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि जो कॉलेजियम प्रणाली, इसका जिक्र जो है, इसका वर्णन जो है ना तो संविधान में है और ना किसी एक्ट में है। कहाँ पे है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने केस वाइज यानी कि वाद मामलों में, केसेस में टाइम टू टाइम इसको डिफाइन किया है, टाइम टू टाइम इसको बताया है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होगा, कैसे करेगा। कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे होता है, इसका पहला मामला कहा था प्रथम न्यायाधीश मामला, ये कब का, 1981 का है। इसमें क्या कहा गया था, इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। यानी जो 1981 का फर्स्ट जजेस केस था या प्रथम न्यायाधीश मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था या इस केस में क्या फैसला निकला था, इस केस में फैसला ये निकला था कि अगर जो CJI हम सलाह भेजते हैं राष्ट्रपति को कि ये नाम है, इनको जज नियुक्त करना है, तो यहाँ पे फैसला ये आया था इस केस में कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि इस व्यक्ति के पास योग्यता नहीं है या उस किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कोई और मुद्दा निकल के आता है, यानी कि कोई ठोस कारण है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति इसके नाम को हटा सकते हैं, यानी इनको जज नियुक्त नहीं करेंगे। इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी। अब जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके के मुद्दे आ गए तो राष्ट्रपति चाहें जिसका नाम भी कहें कि इनको हम नियुक्त नहीं करेंगे, कोई सा भी कारण दे देंगे, तो आप उसको ठोस कारण ही बताएंगे। इस तरीके से क्या हुआ कि न्यायपालिका के ऊपर किसका अधिकार हो गया अधिक, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका में से कौन ज्यादा शक्तिशाली होगी, तो कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली होगी। फिर कौन सा केस आता है, फिर आता है दूसरा न्यायाधीश मामला 1993। इसमें क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। अब यहाँ पे इस केस में क्या कहा गया, जो द्वितीय न्यायाधीश मामला था, कब का है द्वितीय न्यायाधीश मामला, तो वह 1993 का। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो CJI की सहमति की बात है, यहाँ पे सहमति या सलाह की जो बात है, सलाह की बात यह है कि यहाँ पे अब ये सहमति हो जाएगी, बाध्यकारी हो जाएगी, यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट सलाह दे रहा है, CJI जो भी सलाह दे रहा है वो आपके ऊपर बाध्यकारी है, यानी अब इस नाम को आपको जज बनाना ही बनाना है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के CJI ने क्या कहा, यहाँ पे CJI ने ये कहा कि जो ये मामला होगा, कॉलेजियम प्रणाली होगी या जजों की नियुक्ति होगी, इसमें क्या होगा, मैं अकेले फैसला नहीं करूंगा, यानी मेरा जिसको मन करेगा उसको मैं जज नहीं बनाऊंगा, इसमें 2 और लोगों को जोड़ा जाएगा, 2 और जज होंगे सुप्रीम कोर्ट से, जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। यानी आप कितने लोग फैसला देंगे, तो 3 लोग, पहला कौन, CJI प्लस 2 और अधिक जज होंगे जो वरिष्ठतम होंगे, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा।
वो लोग, ये 3 लोग की कमेटी रहेगी, नाम सुझाएगी और फिर आपको इनको ही जज बनाना रहेगा। फिर तीसरा न्यायाधीश मामला आता है 1998 में। अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे। जब 1998 का थर्ड जजेस के साथ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि जो भी जजों का नाम आपको रिकमेंड किया जाएगा, किसी भी जज की नियुक्ति हुई है उसका स्थानांतरण हुआ, इसके लिए अगर आपको कोई नाम बताया जा रहा है तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सिर्फ सीजेआई नहीं फैसला देंगे, यहाँ पे सीजेआई तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा 4 और ऐसे सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम होंगे, जो सीनियर मोस्ट होंगे, उनको इंक्लूड किया जाएगा। यानी अब टोटल कितने लोग फैसला देंगे, तो अब टोटल 5 लोग फैसला देंगे कि इसका नाम इनको यहाँ पे इस हाईकोर्ट में भेजा जाए या इनको जज नियुक्त किया जाए या ये किया जाए। ये फैसला कौन लेगा, अब यहाँ पे सीजेआई के साथ 4 और लोग होंगे शामिल, ये किया जाएगा। अब यहाँ पे बात क्या आती है, बात ये आती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगते हैं। यहाँ पे सरकार बार बार ये चिल्लाती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जजों की नियुक्ति ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, निष्पक्ष होकर के नहीं कर रहा है। भाई भतीजावाद यहाँ पे भी चल रहा है, अपने जानने वालों के लोग नाम रिकमेंड करते हैं, अपने जानने वालों को ही जज बनाते हैं, जो उनकी चाटुकारिता करता है उनको जज बनाते हैं। इस तरीके की चीजें हमेशा गवर्नमेंट चिल्लाती रहती है। आप देखोगे कि किरण रिजिजू साहब जो है अक्सर आए दिन इस तरीके के स्टेटमेंट देते थे, हालांकि वो विधि मंत्री नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं एनजीएसी क्या था या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या था। अगस्त 2014 में संसद ने एनजीएसी अधिनियम 2014 के साथ कौन सा संशोधन था, तो 99वां संविधान संशोधन था, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ये याद रखें, कब का केस है, ये 2014 का केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यानी यहाँ पे क्या किया गया, तो एनजीएसी में कॉलेजियम प्रणाली की जगह पे एनजीएसी को लाया गया कि जो जजों की नियुक्ति होती है, स्थानांतरण होता है, वो एनजेएसी करेगा। एक स्वतंत्र निकाय होगा, ना कि कोई कॉलेजियम प्रणाली करेगी जिसका हमें प्रक्रिया भी नहीं पता है। एनजीएसी की संरचना क्या थी, तो इसके अध्यक्ष कौन रहते, इसके अध्यक्ष रहते भारत के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहते। उसके अलावा पदेन सदस्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते। यानी यहाँ पे 2 सदस्य कौन होते, तो होते सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते, कितने, तो 2 लोग। उसके अलावा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री होते। उसके अलावा नागरिक समाज के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति एक समिति द्वारा नामित किए जाएंगे, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होंगे। प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित किए जाने वाले व्यक्तियों में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक या महिला होगी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये सारे लोग तो हो गए, कितने लोग हो गए, यहाँ पे सीजेआई 1, यहाँ पे 2 लोग और हो गए तो 3, यहाँ पे 1 हो गए 4, टोटल ये 4 लोग तो हो गए। उसके अलावा 2 लोग और नियुक्त किए जाएंगे। अब ये 2 लोग कौन होंगे, तो ये समाज से जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, समाज में जिनका नाम होगा, इनमें से 2 लोग हैं, जिसमें से एक शर्त ये है कि एक व्यक्ति जो होगा वो SC/ST का होगा या ओबीसी का होगा या महिला होगा या अल्पसंख्यक होगा, यानी एक सदस्य ये होना चाहिए। उसके अलावा इन लोग को नियुक्त कौन करेगा, तो इनको नियुक्त करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। यानी ये सिर्फ ये 2 सदस्यों को नियुक्त करने की बात की जा रही है। ये समाज से 2 सदस्य कौन कौन से ले जाए, इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। अब उस समिति में कौन कौन लोग होंगे, तो उस समिति में होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई, उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता। यानी जो ये 2 सदस्यों को नियुक्त करना हमें सोसाइटी से, उनके लिए एक समिति का गठन होगा कि किसको लिया जाए। तो उसमें उस समिति में कौन रहेंगे, तो समिति में रहेंगे सीजेआई, उसके अलावा पीएम, उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता। कभी कभी जल्दी बोलने के चक्कर में बार बार जुबान फंस जाती है। अब हम देखते हैं अन्य इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, या वन लाइनर टाइप के जो हमारे करंट अफेयर होते हैं, जो वनडे एग्जाम या स्टेट पीएससी में डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब हम उसके बारे में जानेंगे। आइए बिना किसी देरी को उसको भी देखते हैं। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के दायरे में लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है कि धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है, PMLA क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये कब पारित किया गया था, इसको 2002 में पारित किया गया था। किस लिए पारित किया गया था, तो जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में जो बदलते हैं, अवैध रूप से जो पैसा कमाया जाता है, अवैध रूप से जिसको सफेद मनी में जाता है, उसको रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। जापान ने विवादित द्वीपों पर दक्षिण कोरियाई सैन्य अभ्यास का विरोध किया। यानी अब यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि जापान ने किसका विरोध किया, कहाँ पे विरोध किया, इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये द्वीप है ये किस किस देश के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है या कहाँ पे पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे दक्षिण कोरिया में क्या कहा जाता है, तो डोकडो कहा जाता है, और जापान में क्या कहा जाता है, तो ताकिशिमा द्वीप कहा जाता है। यानी एक ही द्वीप है, उसका नाम अलग अलग रखा है, दक्षिण कोरिया अलग कहता है और यहाँ पे जापान अलग कहता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। एक असामान्य दृश्य में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओसिसेरोस बिरोस्ट्रिस
को पुडुचेरी में शंकर बरनी नदी के पास कुंडापक्कम में प्रकृति और वन्यजीव मंचों से एक पक्षी प्रेमी द्वारा देखा गया था। यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, किसको देखा गया, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको भी आप याद रखेंगे, ओसिसेरोस बिरोस्ट्रिस। कहाँ पे देखा गया है, पुडुचेरी में देखा गया है। कौन सी नदी थी, तो वहां पे शंकर बरनी नदी के किनारे देखा गया। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड द्वारा कक्षाओं में मोबाइल फोन का प्रयोग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनयिक मंच का मेजबान कौन बना, तो ये न्यूयॉर्क बना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल कौन हुआ है, तो शामिल हुआ है भारत, यानी कि हमारा देश। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे वेस्ट इंडीज पहली बार विश्व कप 2023 में क्वालिफाई करने में सफल है, यानी अभी तक जब से विश्व कप शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक पहली बार ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। और ये कब की बात हुई है, तो 2023 में ऐसा पहली बार हुआ है। यूकी भांबरी और लॉयड हैरिस ने जीता पहला एटीपी युगल का खिताब। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पहला है, और जहाँ पे भी पहला पहले लग जाए इस तरीके की पॉइंट जो भी आता है आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसको ध्यान देंगे। यूएई भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो अबू धाबी में किया गया है। कोल इंडिया के चेयरमैन कौन बने, तो पीएम प्रसाद कोल इंडिया के चेयरमैन बनाए गए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको याद रखेंगे। बोलने में जो भी गलती होंगी, आज थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है कि आज थोड़ी ज्यादा गलती होती है, उसके लिए सॉरी। कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में आज जुबान लड़खड़ा जाती है, कभी कभी चीजें दिमाग में कुछ और होती है, जुबान से कुछ और निकल जाता है। इस तरीके के मुद्दे आप भी कभी फील किए होंगे, तो जो भी बोलने में गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर।